पिछले क्लास में हमने दर्पण के बारे में बताया था, जिसमें प्लेन मिरर था, कनकेव मिरर था, कन्वेक्स मिरर था। आज हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पहला चीज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन है क्या चीज? पहले तो लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट का वेग सबसे अधिक हवा में होता है, तब द्रव में होता है, तब गैस में होता है। सबसे ज़्यादा वेग प्रकाश का हवा में ही होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि प्रकाश जब हवा से लिक्विड में प्रवेश करेगा तो उसका वेग कम हो जाएगा, क्योंकि हम शुरू में ही पढ़े हैं कि प्रकाश का वेग हवा में अधिक होता है। इसका मतलब जब प्रकाश हवा से ठोस में जाएगा या हवा से लिक्विड में जाएगा तो उसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पहले तो हम पढ़े रिफ्रैक्शन है क्या चीज़। पहले तो लाइट के बारे में जान गए कि हवा में इसका वेग अधिक होता है और ठोस में इसका वेग कम होता है। ये चीज़ हो गया। अब ये चीज़ रिफ्रैक्शन है क्या चीज़। रिफ्रैक्शन का मीन्स होता है अपवर्तन। अपवर्तन का अर्थ होता है मुड़ना। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, यानी उसके पथ में एक मुड़ाव होता है। इसी घटना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब है इसका रीजन क्या है। रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। दिस इज द रीजन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब आगे बढ़े। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। अपवर्तन के कारण ही। एक चीज ध्यान देने की चीज है कि आंख जब भी देखता है तो अपने सीधे में देखता है। ऐसा नहीं कि हम इधर देख रहे हैं और दिखाई पड़ जाएगा इधर। आंख ऑलवेज सीधे में दिखता है। ये चीज को ध्यान में रखना है। अब है कि एक चीज आता है माध्यम। माध्यम क्या चीज है। बोले तो प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। अब माध्यम है क्या चीज। अधिक अपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम हो गया। कम अपेक्षिक घनत्व वाला माध्यम विरल माध्यम। इसमें देख लिए कि जिसका घनत्व अधिक है उसको हम सघन माध्यम बोलेंगे, डेंसर माध्यम बोलेंगे, और जिसका घनत्व कम है उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे या विरल माध्यम बोलेंगे। इस तरह माध्यम की परिभाषा जान गए कि एक सघन माध्यम होगा, एक विरल माध्यम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा, दूसरा रेयर मीडियम होगा। ठीक हो गया। अब मान लिया तीन है। हवा है, जल है, कांच।
देखिए इसका सापेक्षिक घनत्व इसके रेस्पेक्ट में 1.5 है, इसका सापेक्षिक घनत्व 1.33 है। इसलिए अगर ये दोनों का हम कंपेरिजन करेंगे तो ये हुआ सघन माध्यम, डेंसर मीडियम, डेंसर, ये हुआ रेयर, रेयर मीडियम हो गया। फिर इसकी तुलना हम करें तो इसका देखते हैं कि 1.5 है, इसका 1.33 है। ये दोनों की तुलना करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया डेंसर, डेंसर मीडियम, और ये हो गया रेयर मीडियम। हो गया, ये हो गया जल, हो गया रेयर, ये हो गया कांच, डेंसर। समझ में आ गई। इसलिए जल और कांच को लेंगे, उसमें जल कहलाएगा रेयर मीडियम और कांच कहलाएगा डेंसर मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। हवा और जल कर लेना, ये हवा कहलाएगा रेयर मीडियम और ये कहलाएगा जल कहलाएगा डेंसर मीडियम, क्योंकि इसका रिलेटिव डेंसिटी जो है ये इससे अधिक है, इसलिए ये डेंसर हो गया इन कंपेरिजन टू दैट। उसी तरह इसके कंपेरिजन के अथी में देखते हैं, इसका 1.5 है, इसका 1.33 है, इसलिए ये डेंसर हो गया और ये रेयर मीडियम हो गया। इसलिए हम लोग मीडियम के बारे में जाने, किसका घनत्व ज़्यादा है, किसका घनत्व कम है। हो गया। अब ये समझ में आ गया कि जल और कांच लेंगे, ये दोनों के रेस्पेक्ट में जल जो होगा वह रेयर मीडियम होगा और कांच डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। हम लोग जान गए माध्यम क्या चीज़ है, रिफ्रैक्शन जाने क्या चीज़ है, माध्यम क्या चीज़ है। अब हम देखिए, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। दो नियम है, आपतित किरण पहले हम लोग जानेंगे तल क्या चीज़ है। लड़का बहुत सा समझता नहीं है, याद कर लेता है, लेकिन याद नहीं करना है। तल को हम लोग जानेंगे, एक हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक ये हुआ वर्टिकल प्लेन, ये हुआ वर्टिकल प्लेन, ये हुआ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब अगर हम शीशे की गोली को, कांच की गोली को इसमें दीवार में मारें, दीवार से टकरा के हुआ इसी में जाएगा, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम कांच की गोली को दीवार से टकराए और उछल के हुआ वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा, ऐसा नहीं है। जब भी कांच की गोली टकराएगी दीवार से तो फिर टकरा करके इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा। अब जहाँ पर टकराया वहाँ पर एगो लकीर खींच दिए, दैट इज कॉल्ड अभिलंब। इधर से थोड़ा टेढ़ा करके हम दीवार में मारे तो उधर चला जाएगा, और जहाँ पर टकराया वहाँ से एक लकीर खींच दिया, दैट इज कॉल्ड अभिलंब। ये हुआ इंसिडेंट रे, वो हुआ वर्तित रे। हो गया, या हाँ अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक हो गया। अपवर्तित किरण को वर्तित किरण भी केवल बोलते हैं। तो ये कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो जैसे हमने कांच की गोली को हॉरिजॉन्टल प्लेन में मारा तो टकरा के फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही गया। ऐसा नहीं कि हमने कांच की गोली को मारा दीवार में और टकरा के ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन में चला आया। इसी कहना है कि ठीक है भाई, ये इधर से मारेंगे तो इधर गया, तो वो देखिए जब इधर से गया दीवार में टकरा फिर उधर गया तो वह हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही रह गया। इसका मतलब वही कहता है कि ये तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होंगे। आइदर दे विल रिमेन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, आइदर दे विल लाई इन वर्टिकल प्लेन, बट लाई ओनली वन प्लेन। ठीक है, अगर हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में कांच की गोली को घरकाया, टकरा के फिर हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही गया,
तो यही कहना है कि ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों रहेगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लाई करेगा। ठीक हो गया। ऐसा नहीं कि आपतित किरण हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और वर्तित किरण चला गया वर्टिकल प्लेन में, नहीं, तीनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लाई करेगा। वही कहने का मतलब है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में हो गया जी। इधर से मारे फिर टकरा के उधर चला गया, अब वहाँ पर अभिलंब खींच लिए, तो तीनों कौन प्लेन में हुआ? हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इसका यही मतलब है तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसको रटना नहीं है, ये जान गए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में तीनों रहेगा, या इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन या ये और वर्टिकल प्लेन। ठीक हो गया, ये पहला नियम था, ये समझ में आ गई। दूसरा नियम है प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या में साइन, अपतन कोण की ज्या तथा वर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। ठीक हो गया पहला। इसका कहने का मतलब प्रकाश किसी विशेष रंग के लिए, जैसे प्रकाश में 7 रंग होता है, तो हम कोई किरण ले लें, लाल, बैंगनी, नीला, आसमानी, कोई भी एक किरण ले लें, एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा वर्तन कोण की ज्या। अब है कि ये देखिए, ये हो गया, इस पर एक अभिलंब खींचिए, जाना था ऐसे सीधे, ये हुआ अभिलंब, हम यहाँ से कोण को नापेंगे इससे, फिर ये अभिलंब हुआ, यहाँ से ये नापेंगे कितना हो, ये हुआ I, ये हुआ R, इसको कह दिए सघन माध्यम, इसको कह दिए विरल माध्यम, यानी इसको कह दीजिए जल, इसको कहना होगा हवा। क्या कहा? प्रकाश की किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की ज्या तथा वर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक को क्या कहते हैं जी? इस स्थिरांक को म्यू से करते हैं, इस स्थिरांक को म्यू कहते हैं। हो गया। अब हम म्यू के बारे में जानेंगे क्या चीज है। म्यू को अपवर्तनांक कहते हैं। म्यू क्या कहते हैं जी? अपवर्तनांक, अपवर्तनांक कहते हैं। हो गया। इस स्थिरांक को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसको कहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया। अब हम इस पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज द म्यू, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हुआ विलंब। देखिए ये सघन माध्यम था, ये विरल माध्यम था। प्रकाश की किरण सघन माना, मान लीजिए इसको जल हुआ और ये हवा हुआ। तो हम जानते हैं कि जल
में प्रकाश का वेग हवा से थोड़ा कम होता है, और जल से जब हवा में जाएगा तो हवा में इसका वेग बढ़ जाएगा, क्योंकि हवा में हम जानते हैं प्रकाश का वेग अधिक होता है इन कंपेरिजन टू वाटर लिक्विड। हो गया, ये यहाँ से गया तो इसका वेलोसिटी ऐसे गया। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब से दूर भाग जाती है, इसको याद रखना। प्रकाश की किरण जब सरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतन बिंदु यही है, ये गया आपतन, यही पे क्या आपतन बिंदु अभिलंब खींच दिया, ये भी अभिलंब हुआ। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, यही अभिलंब से दूर भाग जाती है। यह अभिलंब इसको हम बढ़ा दें ऊपर, ये हुआ अभिलंब, अभिलंब से दूर जाना था इसको ऐसे। अगर ये हवा नहीं रहता, यहाँ भी जल ही रहता तो वो ऐसे जाता। ये क्योंकि माध्यम बदल गया, तो हम जानते हैं माध्यम बदलने से वेग और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन हुआ कि जल से हवा में गया, इसलिए हवा में वेग बढ़ गया, और दिशा में परिवर्तन ऐसे हो गया, जाना था ऐसे तो गया ऐसे। ये नियम हुआ कि प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से दूर भाग जाती है। ये हुआ आई, ये हुआ आर, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे म्यू बराबर, इसको मानिए एक मीडियम, इसको मानिए दूसरा मीडियम, ठीक हो गया, राइट। यहाँ लिखिए 1, यहाँ लिखिए 2, हो गया। 1 में क्या था जी, हवा, 2 में क्या था, 1 में था जल और दूसरा में था हवा, हो गया। यहाँ पर देखिए साइन आई बटे साइन आर, हो गया। ये हुआ, यहाँ से शुरू करेंगे नापना, यहाँ तक हुआ आई, फिर यहाँ से शुरू करेंगे नापना, यहाँ हो गया आर, ये हुआ 0 0। अभिलंब हम लोग 0 0 पढ़ेंगे, यहाँ से नापना शुरू करेंगे ऐसे, यहाँ से नापना शुरू करेंगे ऐसे, तो ये साइन बटे साइन आर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर म्यू को समझना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ये हुआ पहला माध्यम, जल था तो वाटर था, ये म्यू था। ये दूसरा माध्यम क्या था जी, हवा था, साइन आई बटे साइन आर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने पानी से चला और हवा में गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ना इधर से है, हवा से, पानी से चला और हवा में गया। पानी, इसके कंपेरिजन में यहाँ देखिए, इसके कंपेरिजन में यहाँ देखिए, पानी में इसका क्या था, आई था, साइन आई। हवा में क्या था जो आर था, हवा में आर, ठीक हो गया। ऊपर को ऊपर से लेंगे, नीचा को नीचे से लेंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। डब्लू म्यू ए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम इसको डब्लू म्यू ए को अगर उलट दें तो ये हो जाएगा ए म्यू डब्लू, उलट दें तो उल्टेंगे इधर, तो इधर भी उलटना होगा, ठीक है ना। जैसे कि एक्स बटे वाई बराबर 4/3, एक्स बटे वाई बराबर 4, इसलिए वाई बटे एक्स बराबर 3/4, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह जब इसको उल्टेंगे तो यहाँ भी उल्टेगा, उलट के देखते हैं। ए म्यू डब्लू बराबर साइन आर बटे साइन आई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक हो गया। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये दिक्कत ये है। ये देखिए, ये जल से गया हवा में, ठीक है, जल से किरण गया हवा में, तो जल ऊपर जल था, इसलिए जल में जो कोण बना आई वहाँ लिखे, इसके सामने हवा में जो अपवर्तित किरण कोण बनाया उसको हम यहाँ लिख दिए, ठीक है, ऊपर से ऊपर, फिर ये हो गया। चलिए अब पढ़ना अब ऐसे है, ये दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हुआ पहले माध्यम की अपेक्षा। यहाँ पर पढ़िए, पढ़ना है ऐसे, ये हुआ हवा का अपवर्तनांक, हवा का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा, जल की अपेक्षा। यहाँ पर हुआ जल का अपवर्तनांक, जल का म्यू हवा की अपेक्षा, ठीक हो गया। हवा का तो एक पढ़े थे, हवा का म्यू बराबर 1, और जल का पढ़े थे 1.33, हो गया। हवा का अपवर्तनांक वैसे भी 1 होता है, इसलिए कि किसी भी चीज़ का जैसे कि 5/1 है, ये कंपेरिजन किया जाता है एक रेस्पेक्ट में, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे इसे कि जल का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा एक
का गुना करिए चाहे 1 से भाग दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हवा का अपवर्तनांक 1 होता है, इसलिए हवा को यहाँ लिखा जाता है हवा। ये हुआ जल का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, ठीक हो गया। और ये था, ये में कहाँ था, ये यहाँ था, ये में क्या था, ये आर था, यहाँ आर लिखे। डब्ल्यू में क्या था, आई था, तो डब्ल्यू के सामने हम आई लिखे। इसके सामने लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे हम उल्टा। किरण हवा से पानी में गया, किरण ऐसे गया, अब पढ़ेंगे हम ऐसे, किरण हवा से पानी में गया, और पढ़े ये तो गया, मगर पढ़ें कैसे, पानी का अपवर्तनांक जल, पानी का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, राइट। कोई दिक्कत नहीं हुआ यहाँ तक, ठीक हो गया। ये मेन चीज था, ये म्यू डब्ल्यू बराबर साइन आर बटे साइन आई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गई बात। ये अगर इसको उल्टा लिखना होगा तो फिर इसको उलट देंगे, जैसे यहाँ पर था, इसको उलट दो तो ये भी उलट जाएगा। तो डब्ल्यू यहाँ था तो डब्ल्यू इधर आ गया, ये नीचे में था तो ये ऊपर चला गया, तो इसको उलट दिए हम, ठीक हो गया। कहने का मतलब यही था कि किरण जिधर से प्रवेश करेगी ये हुआ 1, और जिधर से निर्गत होगा ये हुआ 2। अपवर्तनांक होगा इसका, इसके म्यू हुआ इसका दूसरे माध्यम का, इसके अपेक्षा, कोई दिक्कत नहीं हुआ, समझ में आ गई। अब आगे बढ़े, ये समझना बहुत जरूरी था। ये किरण गया हवा से पानी में, मगर पढ़ेंगे हम उल्टा ऐसे करके, पानी का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा, राइट। आगे बढ़े, ठीक। ये था सघन माध्यम, ये था जल, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल एंड व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में प्रवेश करती है तो आपतन बिंदु पर खींचे गया विलंब से दूर भाग जाती, हो गया। अब अगर सघन माध्यम में हम आपतन कोण के मान को बढ़ा दें, मान लिया कि यहाँ कर दें, थोड़ा और बढ़ा दिए, देखें यहाँ से अब यहाँ आ गया, तब क्या होगा जी, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे जाएगा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, मान लिया कि एक और किरण लिए हम है, जैसे आई गया ऐसे, तब कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। हाँ, सघन माध्यम में अगर आपतन कोण के मान का हम बढ़ाते जाएं तो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ते जाता है, ठीक, राइट। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसमें संगत वर्तन कोण 90 डिग्री हो। जितना ये कोण बनेगा, मान लिया कि ये 80 डिग्री कोण बनाया, ये यहाँ से यहाँ तक 80 डिग्री, ये यहाँ से यहाँ 60 था, ये यहाँ से यहाँ तक बढ़ के 80 हुआ, और यहाँ पर ये 90 हो गया, यहाँ पर एक 90 डिग्री हो गया, है ना जी, ऐसे गया, यहाँ से एक पेथी पूरा किया वो। तो सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसमें संगत वर्तन कोण 90 डिग्री हो, इसको हम क्रांतिक कोण कहेंगे, दैट इज कॉल्ड साइन, दैट इज कॉल्ड सी, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल, हो गया, राइट। सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसमें संगत वर्तन कोण 90 डिग्री हो, तो इसी कोण के मान को हम क्रिटिकल एंगल कहेंगे। म्यू बराबर क्या, जल से गया हवा में, तो जल में क्या था, साइन सी बटे साइन 90, यही हो गया, सी यही था, यहाँ 90 हो गया, तो हम 90 बैठा दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक हो गया, राइट। जल से गया हवा में, साइन सी बटा 90, यहाँ पर है हवा का अपवर्तनांक पानी की अपेक्षा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम पलट दें, ये पानी का अपवर्तनांक हवा की अपेक्षा बड़ा, इसको पलटाएगा, साइन 90 डिग्री बटे साइन
सी, साइन 90 डिग्री 1 बटे साइन सी हो गया। इसलिए ए म्यू डब्ल्यू बराबर 1 बटा साइन सी। समझ में आ गया। ये हुआ पानी का अपवर्तनांक हवा के अपेक्षा 1 बटे साइन सी। कोई दिक्कत नहीं हुआ, ठीक हो गया, राइट। इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, हो गया। ये हुआ घने माध्यम का अपवर्तनांक, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कंपेरिजन टू रेयर मीडियम, हो गया, बराबर 1 बटा साइन सी। जबकि सी है वह कौन है जिसका कि बर्तन कोण, संगत बर्तन कोण 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम सघन माध्यम में अपतन कोण के मान को और हम बढ़ा दें, सघन माध्यम में हम अपतन कोण के मान को और बढ़ा दें, तो क्या होगा, ऐसे चला जाएगा किरण। सघन माध्यम में अपतन कोण के मान को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा और बढ़ा दें तो किरण जो है ये किरण जो है यहाँ तक जल था, यहाँ पे इधर भी जल इधर भी जल, यहाँ तक तालाब था ये जल है। तो अब अगर सघन माध्यम में अपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से थोड़ा सा बढ़ा दें तो किरण जो है परावर्तित होकर के सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, राइट। अपतन कोण के मान को अगर क्रिटिकल एंगल के मान से थोड़ा सा हम बढ़ा दें तो किरणें जो है सो हवा में नहीं जा करके जल में ही लौट आएगी। माने जिस माध्यम से चला वह उसी माध्यम में लौट आएगा। यहाँ तक जल था, यहाँ ये जल वाला लकीर है, यहाँ से यहाँ तक जल है और यहाँ से ऊपर हवा है, यहाँ से ऊपर हवा। तो जल से चला जल में पहुँच गया। इसी घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये शर्त हुआ कि किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, एक सघन माध्यम में अपतन कोण का मान क्रिटिकल एंगल के मान से थोड़ा सा अधिक होना चाहिए ताकि वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाए। इसी घटना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो आज हम लोग पढ़े व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, हो गया, राइट। ये समझ में आ गई। इस पर कल अगले क्लास में फिर हम इस पर डिस्कस करेंगे क्या क्या होना। ओके, थैंक यू।